हेलो गाइस, वेलकम टू के एनपी एनालिसिस। तो गैस आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि कब से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ें और कैसे मोटिवेट रहें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, जब भी आपका जिस दिन आपको लगे कि भाई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, चाहे आप जॉब एस्पिरेंट हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप हाउसवाइफ हों, जो भी आप हों, है ना, इस चीज़ को छोड़ करके, ठीक है, आप उसी दिन से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। बात आएगी आपको कि कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने बोला है कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़िए। जॉब एस्पिरेंट है, बोलते हैं आपके इसमें 4 घंटे, मतलब अगर मान लीजिए आपने दिन में 2 घंटे भी बनाया ना कि मुझे बस 2 घंटे का टाइम मिलता है, मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो बस 2 घंटे पढ़ने आपको। लेकिन ध्यान एक चीज़ रखनी है, वो 2 घंटे कंसिस्टेंट होने चाहिए। उस 2 घंटे में ऐसा ना हो कि एक दिन आपका 1.5 घंटा हो और जो उसका आउटपुट हो 10 मिनट का रह जाए। वो 2 घंटे कंसिस्टेंट हो, और अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो भी कंसिस्टेंट हो आपके 8 घंटे। 8 घंटे में भी ऐसा ना हो कि मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आप 4 घंटे ही पढ़ें। यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, और कंसिस्टेंसी आपके कंटेंट से ज़्यादा, आपकी नॉलेज पावर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि आप लिस्ट में आने वाले हैं। अगर इसके बाद की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें कैसे। ये तो हो गई कौन कर सकता है, लेकिन करें कैसे। चलो मान लिया हमने करना है तो क्या करें। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस देखना है, प्रीलिम्स का या मेंस का, दोनों का। प्रीलिम्स का भी सिलेबस देखना है, मेंस का भी सिलेबस देखना है, और इंटरव्यू ओवरऑल उसी से होता है। तो जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, आप उसमें एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से आप स्टैंडर्ड बुक देखने जाएंगे। और आप अगर और सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिल भी जाएंगी। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, उसमें कोई दो राय है नहीं। अगर इकोनॉमी के लिए 2 बेस्ट बुक हैं, या तो श्रीराम आईएएस वाली या फिर रमेश सिंह वाली। ज्योग्राफी के लिए जीसी लोगे एनसीईआरटी 11-12 वाली। अगर इसके बाद मैं बात कर लूँ आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया। एनवायरनमेंट शंकर आईएएस। करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए एक सतीश चंद्रा नाम की बुक आती है। एंशिएंट हिस्ट्री आदर्श शर्मा। आप इनसे अलग नहीं जाना। आप देखिए, एक सोर्स ले लीजिए, कोई अलग ले लीजिए, किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए आप, लेकिन जो सोर्स ले रहा है उसे एक बार पढ़ने के बाद पता है आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है ना, मुझे समझ में आ गया सारा। लेकिन जब आप उसके 10 दिन बाद क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर आपने उसके 50 क्वेश्चन लगाए तो हो सकता है कि 40 गलत भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है ये। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ आपका रिवीजन नहीं है। हमेशा जब आप पढ़ो तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है रिवीजन। कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन, ठीक है, ये आपके साथ होना चाहिए। इसके बाद बात कर लें एक एनसीईआरटी, इसकी बात बहुत आती है कि 6 से 12 तक पढ़ें या कैसे कैसे पढ़ें। देखो, अगर मैं आप बीए से हो, ठीक है, आपने बीए किया है, मान लो पॉल साइंस आपने पढ़ी हुई है, मैं बोलूँ कि आपको 6 से 12 की पॉल साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, भाई या तो मैं बेवकूफ़ हूँ अगर आप पढ़ दो तो फिर क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है ना, कि जो आपको चीज़ें पता है उसके बेसिक्स में नहीं जाना, ठीक है। हाँ, अगर ज्योग्राफी की आप 11-12 कर रहे हो तो हो सकता है आप जीसी लोग पर ना जाना चाहो, ज्योग्राफी वहाँ से कवर कर सकते हो, कुछ एनसीईआरटी होती हैं ऐसी। लेकिन आपको बेसिक बनाने के लिए अगर आपने पहले से कवर हुआ है तो नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। स्टैंडर्ड बुक को आप 20 बार पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक को आप 20 बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको हमेशा सक्सेस देगा, ये गारंटेड सक्सेस है, ठीक है। अब मंथली मैगजीन ऐसा नहीं कि वो 1 महीने की आती तो इसे 1 महीने में 1 बार पढ़ लिया। वो जो मंथली मैगजीन है वो आपको 12 महीने में 24-25 बार पढ़नी है, ठीक है। वो जब आपको उसमें से क्वेश्चन सही होंगे, और उससे ज़्यादा भी पढ़नी पड़ सकती है। मतलब 12 महीने में 24-25 बार का मतलब मेरा ये है कि एक मैगजीन को आपको कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद एक न्यूज़पेपर की बात आती है कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। आप द हिंदू चुन लीजिए, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं द हिंदू पढ़ता हूँ तो आप भी कोई सा चूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो न्यूज़पेपर चूज करें, कोशिश करिएगा उसके शुरू के 2-3 महीने तक नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आपको उसमें कुछ पता नहीं पड़ने वाला कि इस न्यूज़पेपर में हुआ क्या है ना। हो सकता है आप महाराष्ट्र की न्यूज़ पढ़े जा रहे हो कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे का कंसेप्ट है डिफेक्शन लॉ, हो सकता है आप उस लॉ को मिस कर जाओ, उस टॉपिक को मिस कर जाओ। तो ये जो चीज़ है ना, आपको ये 3-4 महीने में समझने के बाद आएगी।
3-4 महीने तक आप न्यूज़पेपर अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, अपने कंसेप्ट्स बढ़ाने के लिए इस चीज़ के लिए पढ़िए। 3-4 महीने बाद फिर आप वो चीज़ें समझने लगेंगे, उस चीज़ को अप्लाई करने लगेंगे, स्पेशली जब आप क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। टेस्ट सीरीज, जो तीसरा पॉइंट आता है, पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा रिवीजन, तीसरा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगातार देंगे तो टेस्ट सीरीज से ये नहीं होता कि आपके नंबर डिसाइड नहीं करते कि आपका रोल क्या होने वाला है प्रीलिम्स में या मेंस में। टेस्ट सीरीज ये डिसाइड करते हैं कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर होने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज पे इसलिए हम फोकस करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद एक बात आती है कि भाई आंसर राइटिंग कब से शुरू करें। देखो कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि आप पहले दिन से करो, आंसर राइटिंग शुरू कर दो। मेरे हिसाब से सही नहीं है। जब तक आपको कंटेंट नहीं पता, आप उसमें बकवास लिख रहे हो, क्या फायदा है इस आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग का मेन उद्देश्य 2 होते हैं उसके। पहला उद्देश्य होता है उसका कि आपकी स्पीड अच्छी हो, आपका पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो जाए। दूसरा जो उसका उद्देश्य होता है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए। कंटेंट सुधारना नहीं, कंटेंट को अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए। कौन सा कंटेंट वहाँ मोर रिलेवेंट है वो आप कंटेंट वहाँ पर दे पाए। अगर आपके पास कंटेंट है ही नहीं तो आप उसमें क्या लिखने वाले हो, और अगर आप उसमें बकवास लिखने वाले हो तो नंबर क्यों देगा टीचर। तो आंसर राइटिंग आप एक बार चीज़ों को पढ़ने के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद हर एक सब्जेक्ट के, अगर उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। 2-3 महीने पहले आप अपने बेसिक्स पढ़ दीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक या बेसिक बुक, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं आप उस पढ़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। शायद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। बेस्ट टाइमिंग आज के ही दिन से, अभी के टाइम से बेस्ट टाइमिंग यही होती है, ठीक है। इससे बड़ी बेस्ट टाइमिंग कोई होती नहीं है। इसके बाद एक अपना प्रैक्टिकली टाइम टेबल बनाइएगा। ये नहीं कि हम आज 15 घंटे पढ़ेंगे, पता पड़े फिर कल 6 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं। अगर आपको डेली 7 घंटे पढ़ना है, डेली 7 घंटे पढ़िए। एक और चीज़, कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोचिंग लें या ना लें। देखो कोचिंग ना एक ऐसा लड्डू है, जब तक आप नहीं खाओगे, और मान लो अगर आपको फेलियर ईश्वर ना करे लेकिन देखना पड़ जाए, आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, मैंने कोचिंग नहीं ली थी इसलिए मैं फेल हूँ। और अगर आपने कोचिंग ले ली और उसके बाद अगर आपको फेलियर या आपको उतनी सक्सेस देखने को नहीं मिली, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भाई मैंने कोचिंग ली थी, 2 साल वहाँ पे बर्बाद कर दिया, 1 साल वहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो कोचिंग आपकी सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लेनी है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दो राय नहीं है। मैं बताता हूँ कोचिंग कैसे हेल्प करती है। कोचिंग ऐसे हेल्प करती है, मान लो आपको एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि गुप्ता एज वाज द डार्क एज ऑफ द हिस्ट्री। आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ नहीं आया डार्क एज का मतलब क्या है, वो चीज़ आपको कोचिंग से देखने को मिल सकती है, अगर वो उस बुक में अच्छे से नहीं दी हुई तो, किसी बुक में, ठीक है। अब अगर आप पढ़ रहे हो बार बार कि भाई बाबर हिंदुस्तान कब आया, ठीक है, बाबर के बेटे का नाम, अगर ये चीज़ आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ बेहतर अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ पाओगे। तो कोचिंग आपके जो कंसेप्ट्स है, जो आपका सोचने का ब्रॉड माइंड है, आपको उसको डेवलप कर सकती है। लेकिन रिवीजन, पढ़ना, सेल्फ स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप करेंगे सेल्फ स्टडी वगैरह तो ये कोचिंग को भी मतलब कोचिंग से भी ऊपर जा सकती है। कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, सबसे बड़ी बात ये है, नेसेसरी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली वीकर हैं तो आप यूट्यूब पे आइएगा, बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के टीचर सुन लीजिए, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा रखे हैं, उसे पढ़ लीजिए, बात खत्म, ठीक है। आपके कंसेप्ट वहाँ से डेवलप हो जाएंगे, टीचर कोई अच्छा बुरा होता नहीं। इसके बाद एक बात आती है कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। देखो सेल्फ मोटिवेटेड ना आप हमेशा खुद से रह सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि तू रख हौसला, कर मेहनत, वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला, कर मेहनत, वो मंजर भी आएगा, जिसने पूछी थी तेरी औकात कभी, वो भी सेल्फी वाली लाइन में दिख जाएगा। ये लाइन आपको 2 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, उसका उद्देश्य क्या था। अगर आपको लग जाएगा कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं एक ब्रॉड सिटीजन, मतलब एक सिटीजन बनना चाहता हूँ, इंडिया का एक रिस्पेक्टेड और जिसे बोलते हैं कि एक यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहता हूँ, वो चीज़ आपको ज़्यादा पावरफुल मोटिवेट करेगी। या आपके कोई भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। आप सच्चाई जो भी हो वो ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से चुनिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है ना कि भाई मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन इसलिए चुनी थी, शायद वो आपको बेस्ट वे पर ले जाएगा। इसके बाद लास्ट चीज़ और इस वीडियो का एंड, अपने फेस पर स्माइल लाना सीख लीजिए। कोई बोले अरे यूपीएससी में 3 साल हो गए हुआ नहीं, अरे नहीं सर, है ना, बस मुस्कुरा के वहाँ से निकल लीजिए थोड़ा सा,
ठीक है, बोलने वाले बोलते रहेंगे भाई, उनकी हिम्मत भी नहीं होती वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। सही बता रहा हूँ मैं, आपने कम से कम हिम्मत तो करी और सक्सेस मिलेगी। एक और चीज़, जिस दिन से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से लास्ट दिन तक का सोच लीजिएगा कि जब तक लास्ट नहीं होगा, जब तक मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यूपीएससी मेरी लाइफ नहीं है, दोनों चीज़ डिफरेंस है। जब तक लास्ट नहीं होगा, मेरा अटेम्प्ट लास्ट नहीं होगा, उस दिन तक छोड़ूंगा नहीं, और जब तक है दम, जब तक मैं करता रहूँगा। और नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ एंड हो गई। वहाँ से आपके पास इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है ना आपको, कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके बाद ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और शायद देखिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आपको जब भी ज़रूरत हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली पॉलिटी की एक सीरीज आ रही है, लक्ष्मीकांत और डीडी वासु इन सबका वो कॉम्बिनेशन है, तो आप वहाँ से पॉलिटी आराम से पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यूपीएससी जैसे प्रीसियस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जहाँ से इच्छा हो आपकी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते रहिए, मिलते रहने से मिलने का सिलसिला हूँ मैं। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारे लोग नई नई तरह तरह की चीज़ें बताने वाले आएंगे। ठीक है, एक वो शेर है ना कि कल लोग आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखिएगा। आपको ये नहीं कि आप अगर तैयारी शुरू करें तो अपने आप पे फोकस रखिए, अपने आप में दम होना चाहिए। ठीक है, कोई टॉपर, मैं या कोई अदर यूट्यूबर या कोई अदर वीडियो मेकर, कोई अदर मोटिवेशनल स्पीकर आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता जहां आप खुद पहुंच सकते हो। आप में खुद में वो ताकत होनी चाहिए, बाकी तो दुनिया आपके कदमों में होगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।